हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो कि फर्स्ट फ्लाइट की बुक से है। और इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे और इसके अलावा इस चैप्टर के इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन को भी हम डिटेल में कवर करेंगे। और आप सभी को पता है कि ये जो चैप्टर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो इन सारे पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को और समझने की कोशिश करते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर कि एक्चुअल में क्या दिया हुआ है और इसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर को समझने के लिए आपके पास जो बुक है उसको साथ में लेकर के रखिए ताकि आप और अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं। आपको चैप्टर समझना ही होगा, रटना नहीं है, केवल क्वेश्चन आंसर रटना नहीं है, आपको समझना है। और एक बार जब आप समझ जाएंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली आप आंसर्स इनके दे पाएंगे। जो भी क्वेश्चन होंगी उन चीजों के आंसर ऑटोमेटिकली आप दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट पैसेज की। तो यहां पे लिखा हुआ है कि अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल्ड टू साउथर्न इराक। इसका क्या मतलब हुआ कि 1956 के नए साल की शुरुआत में मैंने जो दक्षिणी इराक है उसकी यात्रा की, ट्रैवल किया। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माय माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टीड ऑफ डॉग। देखिए, ऑटर का मतलब होता है उदबिलाव और डॉग का मतलब होता है कुत्ता। इसका क्या मतलब हुआ कि तब तक मेरे मन में यह आ चुका था कि एक कुत्ते के बजाय उदबिलाव रखना पसंद करूंगा। एंड दैट कैनुफरना रिंग्ड बाय वाटर स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर वुड बी इमिनेंटली सुटेबल स्पॉट दिस एक्सपेरिमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तब तक मेरे मन में ये आ चुका था कि मैं एक कुत्ते के बजाय एक ओटर यानी कि उदबिलाव को रखना पसंद करूंगा। और यह कैमुफरना जो मेरे घर से बहुत ही नजदीक में है, इसके प्रयोग के लिए बहुत ही एक उसके एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही सुटेबल स्पॉट होगा, बहुत ही एक अच्छी जगह होगी, सुटेबल वो जगह होगी। आगे के पैसेज में लिखा हुआ है व्हेन आई कैजुअली मेंशन दिस टू अ फ्रेंड ही एज casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were common as mosquito and were often tamed by the Arabs. When I casually mentioned, जब मैंने एक लापरवाही से आप कह सकते हो एक दोस्त को इस बात के लिए मैंने बताया, उल्लेख किया, उसने उतनी ही लापरवाही से कहा कि बेहतर होगा कि आप जो ये टिगरी का जो दलदल है ना उसमें ले आऊं। वहां जो मच्छर थे वो आम थे, मॉस्किटोज वर कॉमन एंड वर ऑफ्टन टेम्ड बाय अरब्स, और जो कि अक्सर जो अरब के जो नागरिक होते हैं उनके द्वारा पाला जाता था। We were going to Basra to the consulate general to collect the answer of a mail from Europe। और हम कह सकते हो कि यूरोप से अपनी जो मेल थी उस मेल को इकट्ठा करने और उसका जवाब देने के लिए बसरा में जो कॉन्सुलेट जनरल था उसके दूतावास में हम लोग जा रहे थे। और यहाँ पे लिखा हुआ एट द कॉन्सुलेट जनरल, जो कॉन्सुलेट जनरल के दूतावास में हमने देखा, वी फाउंड हमने पाया दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। हमने पाया कि मेरे दोस्त का मेल तो आ गया था लेकिन मेरा नहीं आया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए इस पूरे पैसेज के अंदर 2 मीनिंग्स हमें मिली है। एक मिला हुआ इंस्टीड और दूसरा मिला हुआ सुटेबल। इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, एज सब्स्टिट्यूट, रिप्लेसमेंट, और सुटेबल का मतलब होता है सच अ सूट, जो सूट करता है, अप्रोप्रिएट है, फिटिंग है, मतलब कि जो जगह सूट करती है, अच्छी जो होती है उसको हम कहते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर इस पैसेज को अगर आप और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि 1956 के अंदर
नए साल की शुरुआत में मैंने, यानी कि जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि दक्षिणी इराक की यात्रा की, और तब तक मेरे मन में यह आ चुका था कि एक कुत्ते के बजाय एक उदबिलाव को रखना पसंद करूंगा, और यह कि जो कैम्यू फरना है जो मेरे घर के बहुत ही नजदीक है, इसके प्रयोग के लिए एक सुटेबल स्पॉट होगा, सुटेबल जगह होगी। और जब मैंने लापरवाही से कैजुअली कह सकते हो कि अपने दोस्त को बताया, तो उसने भी कैजुअली ही कहा कि बेहतर होगा कि ये जो टिगरी का जो दलदल है, मार्सेस है, उसमें दलदल में से ले आऊं। और क्योंकि वहां पे जो मच्छर थे वो आम थे, और जो कि जो अरब, अक्सर जो अरब के नागरिक होते थे उनके द्वारा पाला जाता था। हम यूरोप से मेल जो हमारा था उसको इकट्ठा करने और जवाब देने के लिए जो बसरा में जनरल कॉन्सुलेट था, जिसको आप कह सकते हो दूतावास, वहां जा रहे थे। और जो जनरल कॉन्सुलेट का जो दूतावास था वहां पे हमने पाया कि जो मेरा दोस्त था उसका मेल आ गया था, लेकिन मेरा नहीं आया हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे की लाइन में लिखा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से कि आई कैबल टू इंग्लैंड एंड बट 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड, आई ट्राइड टेलीफोन। मैंने इंग्लैंड में केबल, मतलब तार भेजी, तार चलती थी पहले, और 3 days लेटर, लेकिन जब 3 दिन बाद कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने फिर टेलीफोन करने की कोशिश की। आई ट्राइड टू टेलीफोन। आई कॉल हैड बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस, और कॉल के लिए मैंने 24 घंटे पहले बुकिंग करानी पड़ी थी। On the first day of the line was out of order. On the second exchange was closed for a religious holiday. और आप कह सकते हो कि पहले दिन तो लाइन खराब थी, on the first day line was out of order, और दूसरे दिन एक्सचेंज जो था वो एक रिलीजियस हॉलीडे था, धार्मिक हॉलीडे था, इस वजह से वो बंद था। ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन, और तीसरे दिन फिर से ब्रेकडाउन था, लाइन फिर से खराब हो गई। तो मेरा दोस्त था वो चला गया, माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक टाइम, और मैंने सप्ताह बाद उससे मिलने की व्यवस्था की, अरेंज करा। और 5 दिन बाद, 5 days लेटर, माई मेल अराइव, 5 दिन बाद मेरा मेल आ गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई कैरीड टू माई बेडरूम टू रीड, एंड देयर स्क्वाइटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 Arabs. Beside them lay a sack that squirmed from time to time. इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इसे पढ़ने के लिए अपने बेडरूम में ले आया और ले गया, और वहां फर्श पर 2 अरब के नागरिक बैठे हुए थे, और उनके बगल में एक बोरी रखी थी जो बीच बीच में हिल रही थी। और उन्होंने मुझे, मेरा जो दोस्त था, उसको एक नोट सौंप दिया और कह दिया कि यह आपका उदबिलाव है, स्क्वायरमेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माय फ्रेंड, हियर इज योर ऑर्डर। उन्होंने उस मेरे दोस्त का एक नोट सौंप दिया और कह दिया ये आपका उदबिलाव है। देखिए यहाँ पे हमें मिली है 3 मीनिंग्स, पहला एक्सचेंज, दूसरा अरेंज, और तीसरा हैंडेड। तो एक्सचेंज का मतलब होता है किसी चीज के बदले जब हम रिप्लेस करते हैं उस चीज को, उसको कहते हैं एक्सचेंज। अरेंज का मतलब होता है पूरा प्रॉपर व्यवस्थित करना किसी चीज को, और हैंडेड का मतलब होता है जो हम हैंड करते हैं, राइट। हैविंग इन्वॉल्व जिसमें होता है बिल्कुल, मतलब सौंपना, बिल्कुल आप कह सकते हो। तो अगर हम इस कंप्लीट अगर आप पैसेज को देखें तो यहां से ये लिखा हुआ है कि आई केबल्ड, और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इंग्लैंड में तार भेजा, और जब 3 दिन बाद कुछ नहीं हुआ तो मैंने टेलीफोन करने की कोशिश की, और कॉल के लिए 24 घंटे पहले से बुकिंग करानी पड़ी थी एडवांस में। पहले दिन तो लाइन खराब थी, दूसरे दिन कह सकते हो कि जो एक्सचेंज के कारण, एक रिलीजियस हॉलीडे था, इस कारण वो बंद था। तीसरे दिन फिर से ब्रेकडाउन था, लाइन खराब थी। तो मेरा दोस्त चला गया, और मैंने 1 हफ्ते बाद उससे मिलने की व्यवस्था थी, और 5 दिन बाद मेरा मेल का जवाब आया। तो मैंने क्या किया कि इसे पढ़ने के लिए अपना जो बेडरूम था वहां ले गया, और फर्श पर 2 जो अरब के नागरिक थे वो बैठे हुए थे, उनके बगल में एक बोरी भी रखी हुई थी जो बीच बीच में हिल रही थी, और उन्होंने मुझे मेरे दोस्त का एक नोट सौंप दिया और कहा कि यह आपका ऑर्डर है, ये आपका उदबिलाव है। देखिए
अब हम आएंगे सेकंड पार्ट पे। यहां तक तो हमने फर्स्ट पार्ट को क्लियर कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं और सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ है। देखिए उद्बिलाव ये होते हैं, इस तरीके का चित्र होता है उद्बिलाव का, तो आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें सेकंड पार्ट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पार्ट के अंदर कि with the opening of sac begin a phase of my life that has not yet ended and may for all I know not and before I do। कह सकते हो कि उस बोरी को खोलने के साथ साथ मेरे जीवन का भी एक फेज स्टार्ट हुआ, एक चरण शुरू हुआ जो अभी समाप्त नहीं हुआ था, हैज नॉट येट एंडेड। और जहां तक मैं जानता था, मे फॉर आई ऑल आई नो नॉट बिफोर आई डू, कि शायद मेरे मरने तक यह समाप्त नहीं होगा। इट इज इन इफेक्ट, और आप कह सकते हो कि यह प्रभाव उद्बिलाओं के लिए एक दास्तां है और थ्रेडमडम ऑटर्स टू ऑटर fixation that I have since found to be shared by the most other people who have ever owned on। और यह प्रभाव कह सकते हो कि जो उद्बिलाव है, जो ऑटर है, उनके लिए एक दास्तां है। और एक ऑटर मतलब जो उद्बिलाव का जो निर्धारण है, और जिसे मैंने अधिकांश लोगों के साथ साझा करते हुए पाया कि जिन्होंने कभी किसी एक को पाला है। द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम द सैक, और एक प्राणी क्रिएचर जो कि आप कह सकते हो इमर्ज फ्रॉम द सैक ऑफ स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर ऑफ कॉन्सुलेट बेडरूम रिसेम्बल्ड मोस्ट ऑफ ऑल वेरी स्मॉल मेडिवली कंसीव्ड ड्रैगन। आप कह सकते हो कि एक प्राणी जो कि कॉन्सुलेट का जो बेडरूम है, वो जो दूतावास का बेडरूम है, उसके फर्श पर एक बोरी से निकाला, और एक बहुत ही छोटे कह सकते हो कि जो मध्यकालीन है मेडिवल कल्पित ड्रैगन से मिलता जुलता था, मतलब जो ड्रैगन था उससे मिलता जुलता आप कह सकते हो। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ टेल ही वॉज कॉटेड विथ symmetrical pointed scales of mud armor between whose tips was visible a soft wavelet full like that chocolate brown mold। From मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जो मध्ययुगीन कल्पित ड्रैगन से मिलता था, तो जो सिर की पूंछ जो थी, सिर से पूंछ की नोक तक मिट्टी की परत में कह सकते हो कि नुकीली पत्तियां चिपकी हुई थी, राइट। और यहाँ पे स्पेशियस टाइल बिफोर द कंस्ट्रक्टेड बेडरूम एंड मिडिवल, यहाँ लिखा है फ्रॉम द हेड टू टेप एंड टेल कोटेड विद द सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स मड आर्मोर बिटवीन हुज टिप्स वर विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट लाइक फूर। तो उसमें चिपकी हुई थी और जिसके कोनों के बीच चॉकलेट भूरे रंग की तिल की तरह एक नरम मखमल सा दिखाई दिया। वेलवेट का मतलब होता है मखमल, राइट, वो दिखाई दे रहा था। सो यहाँ पे हमें मिली हैं 3 मीनिंग्स। स्पेशियस का मतलब होता है जहां पे हम स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, उसको हम कहते हैं। और रिसेम्बल्ड का मतलब होता है उसके जैसा, सिमिलर। और वेलवेट का मतलब होता है मखमल, सॉफ्ट, है ना, डिलिडिश कह सकते, एक कवरिंग कह सकते हैं जिसको, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन चीजों को देखें तो आप इजीली समझ सकते हो इस पैसेज को कि उस बोरी को खोलने के साथ मेरे जीवन का एक फेज स्टार्ट हुआ जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, और जहां तक मैं जानता हूं शायद मेरे मरने तक ये समाप्त नहीं होगा। यह प्रभाव उद्बिलाव के लिए एक दास्तां है, एक उद्बिलाव के निर्धारण जिसे मैंने अधिकांश अन्य लोगों के साथ ये साझा करते हुए पाया कि जिन्होंने कभी न कभी किसी एक उद्बिलाव को पाला, हु एवर ओन्ड वन। ये जो प्राणी है जिसको जो कॉन्सुलेट है, दूतावास है, वहां के बेडरूम से एक विशाल फर्श पर एक बोरी से निकाला, एक बहुत ही छोटा कह सकते हो मेडिवल में एक कल्पित ड्रैगन से मिलता जुलता था। सिर से लेके पूंछ की नोक तक उस मिट्टी की परत की नुकीली उसमें पंक्तियां चिपकी हुई थी, और जिसके कोनों के बीच जो कोने थे, कॉर्नर थे, उसमें चॉकलेट भूरे रंग की तिल की तरह एक नरम मखमल दिखाई दे रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं।
यहां लिखा हुआ है he shook himself and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not another month that I managed to remove the last mud and see Otter as it were in his true colors. और he shook himself, आप कह सकते हो कि उसने खुद को हिलाया, और मैंने धूल के जो बादल से आधी उम्मीद की थी, लेकिन वास्तव में उसका जो आखिरी जो कीचड़ था उसको हटाने और उदबिलाव को उसके असली रंग में देखने में लगभग 1 महीना लग गया। आई मैनेज रिमूव द ऑल द मड, जो कीचड़ था उसको हटाने में लगभग 1 महीना लग गया, ट्रू कलर्स आने में, उसका असली रंग देखने में। अब यहाँ पे जो मिजबिल है, यहाँ से मिजबिल की स्टोरी यहाँ से आती होती है कि उसका नाम मिजबिल रखता है वो। मिजबिल, एज आई कॉल्ड ऑटर, was in a fact of race previously unknown to science and was at length christened by zoologist Lutrozale, Persicipilla, Maxwell and Maxwell's otter। मिजबिल जो मैंने उदबिलाव का नाम रखा था, वास्तव में एक नस्ल थी वो, राइट, जो पहले साइंस के लिए अननोन थी, अज्ञात थी, जिसे अधिकतर जो प्राणी थे, जिसमें जो जूलॉजिस्ट हुआ करते थे, वो जो जूलॉजिस्ट थे उन जूलॉजिस्टों द्वारा आप कह सकते हो कि जो ल्यूट्रोगेल, परस्पिला और मैक्सवेल या फिर मैक्सवेल का जो नाम था उसको उदबिलाव नाम दिया था। एंड द सेकेंड, आप कह सकते हो, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। He was a simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as from my bed as possible। पहले 24 घंटे के लिए जो मिजबिल था उसने न तो शत्रुतापूर्ण था और न ही दोस्ताना, वह सामान्यतः अलग और उदासीन था, और मेरे बिस्तर से जितना दूर संभव हो सके उतना दूर फर्श पर सोना वो चैन करता था। द सेकेंड नाइट मिजबिल केम ऑन माई बेड इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमाइंड एज स्लीप द क्रूक ऑफ माई नीज until the servant brought tea in the morning, and during the day he began to lose his apathy to take the keen, much too keen interested in the surrounding। सेकेंड नाइट, दूसरी रात, मिजबिल बिल्कुल मेरे बिस्तर पर आया और मेरे घुटनों पर तब तक सोता जब तक नौकर जो था सुबह की चाय नहीं लाया, और दिन के दौरान वह उदासीनता में खोने लगा। आसपास के जो माहौल थे उसमें उत्सुक और बहुत उत्सुक रुचि लेने लगा। देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा, और यहाँ पे जो चीजें दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर चीजों को देखा जाए और समझने की कोशिश किया जाए तो आप इन चीजों को इजीली समझ सकते हो कि मैनेज्ड का मतलब होता है चीजों को केयर करना, और होस्टाइल का मतलब होता है एक मतलब शत्रुतापूर्ण नहीं था, मतलब वो दुश्मन की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, और क्रुक का मतलब होता है बेंट, एक तरीके से कर्व होना, मतलब घुटनों के पास में कर्व होकर के बिल्कुल सो जाना जैसे कि जानवर सोते हैं। और इस अगर मैं पैसेज को समझने की कोशिश करूं तो मैं इजीली आपको बता सकता हूं कि क्या होगा यहाँ पे मीनिंग इसका। देखिए, सबसे पहले तो वो कहता है यहाँ पे कि उसने सबसे पहले खुद को हिलाया, और मैंने जो उसकी धूल के बादल की जो आधी उम्मीद की थी, लेकिन वास्तव में जो कीचड़ थे उसको हटाने में और उदबिलाव का जो ट्रू कलर था उसको लाने में 1 महीना लग गया। और मिजबिल मैंने उस उदबिलाव का नाम रखा हुआ था, और वास्तव में मिजबिल जो है वो एक नस्ल थी जो पहले साइंस के लिए तो अननोन था, लेकिन अधिकतर जो प्राणी होते थे, जो क्रिएचर होते थे, वो विज्ञानियों द्वारा आप कह सकते हो कि लुट्रोगेल और पिस्लाटा मैक्सवेली, ये जूलॉजी साइंस द्वारा, और मैक्सवेल का उदबिलाव नाम दिया गया। और फर्स्ट 24 आवर्स की अगर हम बात करें तो मिजबिल न तो होस्टाइल था नॉर फ्रेंडली,
न ही शत्रुतापूर्ण था, न ही दोस्ताना उसका था। वह सामान्यतः अलग था और उदासीन था, और मेरे बिस्तर से जितना दूर संभव हो सके उतना दूर फर्श पर सोना वो चयन करता था। दूसरी रात, सेकेंड नाइट, जो मिसबिल था वो दूसरी रात आया, सुबह बिस्तर पर आया और मेरे घुटनों पर सोता तब तक नौकर ने चाय जब तक कि नौकर चाय नहीं लाया। दिन के दौरान वो उदासीनता में खोने लगा, आसपास के माहौल में उत्सुक और बहुत उत्सुकता के साथ रुचि लेने लगा। मैंने उसके लिए एक शरीर की बेल्ट बनाई जो पीछे बाथरूम में ले गया, आप कह सकते हो यहाँ पे कि आई मेड अ बॉडी बेल्ट फ्रॉम हिम एंड took him for lead to a bathroom, where half an hour he went wild with joy and water, plunging the rolling it, shooting up and down the length of bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo. फिर मैंने क्या किया, मैंने उसके शरीर में बेल्ट लगाई और पीछे बाथरूम में ले गया, जहां आधे घंटे के लिए वो पानी के साथ खुशी से बिल्कुल पागल होकर के नहाता रहा, उसमें कूदता रहा, गुलाटी मारता रहा, ऊपर से नीचे बाथ टब पानी में कूदता, एक एक हिप्पो की तरह जो कीचड़ पे छपाक मारता था। स्लॉस का मतलब होता है छपाक, स्प्लैश का मतलब होता है छपाक। दिस आई वॉज टू लर्न is a characteristics of otters. Very drops of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be a set in closed until it overflows. This I was to learn. और यह मुझे सीखना था कि जो उद्बिलाव है उसकी विशेषता क्या है। इसलिए बोलने के लिए पानी की हर बूंद सारी जगह विस्तृत फैलनी चाहिए। एक एक कटोरा एक बार में पलट जाना चाहिए, अगर नहीं पलटा जाएगा तो उसमें बैठ जाएगा, जब तक कि उसका पानी नहीं निकला। छपाक मारता रहा वो until it's overflow. Water must be kept on move and made to do things when static is wasted and provoking. पानी को आगे बढ़ने देना चाहिए और काम करने के लिए बनाया जाना चाहिए, जब तक कि स्थिर नहीं होता, यह बर्बाद होता है और उत्तेजक होता है। तो यहां पर आप देखें तो मीनिंग है, स्लॉस का मतलब होता है छपाक, जब पानी में जैसे आवाज आती है ना उसको। एक्सटेंडेड का मतलब होता है स्ट्रेच आउट करना, थोड़ा सा बड़ा, और स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना किसी भी चीज को, है ना, ड्रॉ करना, स्पेशली सरफेस पे कोई चीज अगर स्प्रेड कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं। तो अगर हम इन चीजों को समझने की कोशिश करें तो इजीली आप समझ सकते हो कि मैंने उसके लिए एक शरीर की बेल्ट बनाई, बॉडी बेल्ट बनाई, और अपने पीछे बाथरूम में ले गया, जहां आधे घंटे के लिए वह पानी में खुशी से पागलों की तरह नाचता रहा, उसमें कूदता और गुलाटी मारता, ऊपर नीचे बाथ टब की पानी में कूदता, और एक हिप्पो की तरह आप कह सकते हो वो कीचड़ और छपाक मारता था। और यह मुझे सीखना था कि ये जो उद्बिलाव की स्पेशलिटी है, विशेषता है, इसलिए बोलने के लिए पानी की हर बूंद सब जगह फैलनी चाहिए। एक कटोरा एक बार में पलट जाना चाहिए, अगर नहीं पलटा तो उसमें बैठ गया, और तब तक जब तक इसमें से पानी नहीं निकला छपाक मारता रहा। पानी को आगे बढ़ने देना चाहिए और काम करने के लिए बनाया जाना चाहिए। जब वो स्थिर होता है तो बर्बाद होता है, उत्तेजक होता है, प्रोवोकिंग होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले पैसेज की तरफ मूव करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 2 days later, 2 दिन बाद, Misbill escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see the tail disappearing round the bend and corridor led to bathroom. 2 दिन बाद जब मैं अपने घर में अपने बेडरूम में 2 दिन बाद मिसबिल मेरे बेडरूम में भागा। जब मैंने इसमें एंटर किया, प्रवेश किया, और मैंने मुड़कर उसकी पूंछ के गलियारों के मुड़ पर गायब होते हुए देखा। आई टर्न टू सी द टेल डिसअपियरिंग राउंड द बेंड एंड कॉरिडोर टू लेट द बाथरूम। और मैंने देखा कि बाथरूम की ओर जा रहा था। बाय द टाइम
I got there, he was up and end of the bathtub and fumbling and chromium taps with his palms. और मैंने देखा कि जब तक मैं वहां गया वो बाथ टब के अंत पर था और अपने पंजों के साथ जो क्रोमियम के नल पर फिसल रहा था। और मैं देखा चकित, 1 मिनट से कम समय में आई वॉज अमेज्ड। In a less than 1 minute, she had turned the tap for enough to produce trickling water and after a moment to achieved a full flow. और मैंने देखा कि मैं चकित हो गया और 1 मिनट से भी कम समय में उसने नल को इतना घुमा दिया कि पानी की एक पर्याप्त जो धारा है वो निकलने लगी थी और एक या 2 पल बाद पानी का पूरा जो फ्लो है उसने खोल दिया था। और मैं आपको बताऊं, he had been lucky to turn the tap a right way and later occasion he would sometimes screw it up, still triggered cheating with irritations and disappointment the tap failure to cooperate. और वह सही तरीके से नल को घुमाने में भाग्यशाली था और बाद में ज्यादातर अवसरों पर वह कई बार अधिक सख्ती से बंद कर देता था और नल के सहयोग करने में विफलता पर जलन और निराशा से वो आवाज करता था। तो यहाँ पे कुछ मीनिंग है। बेंड का मतलब होता है कोई चीज झुकी हुई हो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, टर्न हुई हो। पाउस का मतलब होता है जो पंजे होते हैं ना जानवरों के, उनको कहते हैं। और इरिटेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज में कह देते हो कि मतलब निराशा हासिल होती है। इरिटेशन मतलब डिसअपॉइंटमेंट एक तरीके से आप कह सकते हो। और उसको हम कहते हैं जलन, इरिटेशन मतलब जलन की भावना हो, डिसअपॉइंटमेंट निराशा की भावना, उसको हम कहते हैं इरिटेट हो जाते हैं। उसको इरिटेटिंग की पोजीशन को हम इरिटेशन कहते हैं। अगर हम इन चीजों को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें तो आप इजीली समझ पाओगे इस कंप्लीट पैसेज को भी कि 2 दिन बाद बिजबिल मेरे बेडरूम में भाग गया। जब मैं इसमें प्रवेश किया और मुड़कर देखा तो उसकी पूंछ गलियारे के मोड़ पर गायब होते हुए देखा जो कि बाथरूम की ओर जा रहा था। जब मैं वहां गया तो वह बाथटब के अंत पर था। उसने अपने पंजों के साथ जो क्रोमियम के नल थे उस पर फिसल रहा था और मैंने देखा और चकित रह गया। 1 मिनट से भी कम समय में उसने नल को इतना घुमा दिया था कि उसमें से जो पानी की जो धारा है वो निकलने लगी थी और 1 या 2 पल बाद तो पानी का जो पूरा फ्लो है वो फुल फ्लो में आ रहा था। और मैं बता सकता हूं कि यानी कि वह सही तरीके से नल को घुमाने में भाग्यशाली था। और किसी ओकेजन में बाद में अवसरों में कई बार वो अधिक सख्ती से बंद कर देता था तो नल के सहयोग करने में विफलता पर जलन और निराशा के साथ वो आवाज करता था। वेरी सून मिज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले। बहुत जल्दी जो मिज था वो मेरे नेतृत्व के बिना अनुसरण करता, मेरे पास आ जाता जब मैं उसको बुलाता। वह ज्यादातर समय खेलने में बिताता। He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a 4-footed soccer player, using all 4 feet and dribbling the ball, and could also throw it with a powerful kick of the neck and surprising height and distance. But the real play of an otter is he lies on back and juggle with small objects between his paws. वह आप कह सकते हो कि एक 4 पैरों वाले जो फुटबॉल का खिलाड़ी होता है ना, सॉकर का खिलाड़ी की तरह जो रबड़ की गेंद थी उसको पूरे कमरे में घुमाने के लिए कई घंटे बिता देता था। और वह गर्दन से एक शक्तिशाली झटके के साथ में, एक पावरफुल स्टॉक के साथ में एक आश्चर्यपूर्ण हाइट और दूरी तक फेंक सकता है। लेकिन उदबिलाव का असली खेल जब वो पीठ के बल
लेट जाता है और अपने पंजों के बीच जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनसे खेलता है। और मार्बल्स वर मिज फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम, जो समय बिताने के लिए मिज के सबसे पसंदीदा जो खिलौने थे वो कंचे थे। और जब वह लौटा तो एक भयावह तमाशा था। एंड बैक he would lie on his back, rolling two or more them up, down his wide flat belly, without ever dropping one to the floor। और आप कह सकते हो कि जब बॉक्स में आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से सन्नाटा था और वहां पर जब वो लौटा तो एक भयानक तमाशा आता था, ड्रॉपिंग ऑन द फ्लोर। और आप कह सकते हो कि जो फ्लोर था वो बिल्कुल बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो कि बॉक्स जो फ्लोर था पूरी तरीके से वो सन्नाटा था, विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन फ्लोर। और यहाँ पर अगर मैं उन चीज़ों को समझने की कोशिश करूँ तो इजीली आप समझ सकते हो कि जो समय बिताने के लिए मिज के सबसे पसंदीदा जो खिलौने थे वो कंचे हुआ करते थे। और उन कंचों से वो क्या करता था कि उन कंचों से वो अपनी पीठ के बल लेट कर और लेट कर अपने चौड़े जो पेट पर दो से अधिक ऊपर नीचे घुमाता और कभी जमीन पर गिरने नहीं देता था, विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन फ्लोर, कभी उसे जमीन पर नहीं गिरने देता था। तो स्पेंड का मतलब होता है जब आप पे करते हो, एक्सपेंड करते हो उस चीज को, उसको हम कहते हैं स्पेंड। जो है ना उसी का सेकंड फॉर्म होता है स्पेंट। और ड्रिबलिंग का मतलब होता है गिरना, फ्लो जो ड्रॉप्स होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में उसको ड्रिबलिंग कहते हैं। और फ्लिक का मतलब होता है शॉट, एक पावरफुल फ्लिक मतलब कि सडन लाइट होती है या फिर सडन आप फिंगर से फ्लिक करते उसको हम कहते हैं फ्लिक। तो यहां पर अगर आप चीजों को देखोगे तो आप इजीली समझ पाओगे कि क्या चीजें दी गई हैं और कैसे आप इससे रिलेट कर पाओगे। तो अगर इस पैसेज को मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूं तो आप इजीली रिलेट कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि बहुत जल्दी जो मिज था उसका जो नेतृत्व था मेरे बिना ही वो अनुसरण करता था। जब मैं उसको बुलाता था तो मेरे पास आता था और वो ज्यादातर जो अपना समय है वो खेलने में बिताता। जैसे कि वो एक 4 पैर वाले फुटबॉल खिलाड़ी की तरह एक रबड़ की गेंद को पूरे कमरे में घुमाने के लिए कई घंटे बिताता था और वो अपने गर्दन से एक ही झटके के साथ में एक हाइट और एक दूर तक मतलब डिस्टेंस तक चीजों को सरप्राइजिंगली फेंक पाता था। और लेकिन जो उदबिलाव का जो असली खेल है बट रियल प्ले ऑन ऑटर, जब वो अपनी पीठ के बल लेट जाता था और अपने पंजों के बीच में जो छोटी छोटी चीजें होती थी उनके साथ में खेलता था। और समय बिताने के लिए उसके सबसे पसंदीदा जो खेल थे वो मार्बल्स थे, यानी कि कंचे हुआ करते थे। और वो अपनी पीठ के बल लेट करके अपने चौड़े जो सपाट पेट होती था उस पे 2 से अधिक कंचों को ऊपर नीचे घुमाता और उनको जमीन पर नहीं गिरने देता था। मतलब पेट के बल लेट गया और उस पे वो खेल करता था, उसके ऊपर नीचे नहीं गिर पाते थे कंचे उसके। अब हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड पार्ट यहाँ से अब आपका शुरू होगा और थर्ड पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं और आप अच्छी तरीके से इस थर्ड पार्ट को भी समझ पाओगे। यहाँ से इसका थर्ड पार्ट शुरू होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं थर्ड पार्ट। द डे पास्ड पीसफुली Basra, but I dreaded a prospect transporting mills to England and to Camu-Farna। दिन जो बशरा था, बसरा में दिन शांतिपूर्वक बीत गए, लेकिन मैं मिज को यानी मिज को इंग्लैंड और कैम्यू फरना ले जाने की जो संभावनाएं थी उससे डरता था कि यार क्या होगा, जो प्रोस्पेक्ट ले जाने से डरता था। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंडन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइंस एंड फ्रॉम देयर टू लंदन। जो ब्रिटिश एयरलाइन थी लंदन के लिए वो जानवरों को नहीं ले जाएगी, तो मैंने क्या किया, एक दूसरी एयरलाइन पर पेरिस के लिए एक उड़ान बुक की और वहां से फिर लंदन के लिए।
एयरलाइंस ने कहा कि मिज को द एयरलाइंस इंस्टीटेड दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर्ड। अब जो एयरलाइंस ने कहा कि मिज को 18 इंच से वर्ग से कम एक बॉक्स में पैक किया जाना चाहिए, और जिसमें दोनों पैर जो हैं पैरों पर रखकर फर्श पर ले जाया जाना चाहिए। सो आई हैड box mat, and an hour before we started I put Miz into box so he would become accustomed to it and left to hurried meal। मैंने क्या किया, एक बॉक्स बनाया और चलने से 1 घंटा पहले मैंने मेज को बॉक्स में डाल दिया ताकि वह इसका आदी हो जाए और जल्दी से भोजन करने के लिए चला गया। आई accused to it and left hurried meal। देखिए, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है जो फ्यूचर में संभावनाएं हैं उसको हम कहते हैं सर्च एक्सप्लोर करने की चीजें। इंस्टीट का मतलब होता है कि आपको एम्फाज किया जा रहा है, एयरलाइंस के द्वारा वहां पर उसको इंस्टीट किया जा रहा है कि मतलब आपको ऐसा करना है। और एक्यूज का मतलब होता है आप यूजुअली हैबिचुअली कोई चीज को करते हो, उसको हम कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि इस पैसेज के अंदर जो चीजें हैं वो कुछ इस तरीके से कही जा रही हैं कि जो बसरा था वहां पे दिन तो बहुत शांतिपूर्वक बीत गए, लेकिन मिज को अब इंग्लैंड से कैमुफर्ना ले जाने की जो संभावनाएं थी, जो प्रोस्पेक्ट था ट्रांसपोर्ट करने की, उससे डरता था। और लंदन के लिए जो ब्रिटिश एयरलाइन थी वो जानवरों को नहीं ले जाएगी। तो मैंने जो दूसरी एयरलाइंस थी उस पर पेरिस के लिए सबसे पहले एक उड़ान बुक की और फिर वहां से लंदन के लिए। एयरलाइंस ने जोर देकर कहा कि मिज को जो 18 इंच का जो बॉक्स होता है उससे कम के बॉक्स में पैक किया जाना है, और जिससे मैंने पैरों पर रखकर और या फिर फर्श पर ले जाया जाना चाहिए। तो मैंने एक बॉक्स बनाया और चलने से 1 घंटे पहले मैंने मिज को बॉक्स में डाल दिया ताकि वह इसका आदी हो जाए और जल्दी से भोजन करने के लिए चला गया। When I returned, there was a appalling spectacles। जब मैं लौटा तो एक भयावह तमाशा था। There was a complete silence from the box, but from air holes and chins around lead blood had trickled and dried। तो मैंने देखा कि जो ढक्कन के आसपास के छेदों और दरारों से खून टपक रहा था और सूख गया था। I whipped off the lock and tore open the lid, and Miz exhausted the blood, spattering, wimmering, and caught at my leg। अब मैंने देखा कि जो मिज था वो बिल्कुल थका हुआ, खून से सना हुआ, फुसफुसाया और मेरे पैरों पर गिर पड़ा। Caught at my leg। He had torn, linking the box and shred when I removed the last off, so that there were no cutting edge left। और it was just 10 minutes until time to flight, and the airport was 5 mile distant। और मैंने ताला तोड़ा और ढक्कन को फाड़कर जब देखा तो मिस थका हुआ था, खून से सना हुआ, फुसफुसाया और मेरे पैरों पर गिर पड़ा। उसने बॉक्स की परत को के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और जब मैंने इसकी अंतिम परत को हटा दिया ताकि वहां पे कोई कटे हुए किनारे नहीं बचे, उड़ान के लिए सिर्फ अब 10 मिनट रह गए थे और हवाई अड्डा 5 मील दूर था। मैंने दुखी मिजाज से वापस से मिस को बॉक्स में डाल दिया, अपने हाथ से नीचे के ढक्कन को पकड़ रखा था, और I put miserable Mizzy back in the box and holding box lid my hand। यहां पर भी 3 मीनिंग्स दी हुई हैं। स्पेक्टल्स का मतलब होता है नजारा जो आप देखते हो, प्रेजेंट देखते हो, साइड जो व्यू है आपका। ट्रिकल्ड का मतलब होता है फ्लो, ड्रॉप्स जिसको हम कहते हैं, और विम्प्रेंट का मतलब होता है क्राई, चिल्लाना, है ना, ब्रोकन साउंड जिसको कहते हैं, उस वो होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस पैसेज को समझने की कोशिश करें तो वो कह रहा है कि जब मैं लौटा तो एक मेरे सामने भयानक सा तमाशा था।
देखा मैंने, बॉक्स में पूरी तरीके से सन्नाटा था, लेकिन जो ढक्कन के आसपास में जो छेद थे, उनकी जो दरारें थी, उनसे खून टपका था और वो सूख गए थे। मैंने ताला तोड़ा, ढक्कन को फाड़ कर खोला। मिस जो था वो थका हुआ था, खून में सना हुआ फुसफुसाया। मेरे पैरों पर वो गिर पड़ा। मैंने बॉक्स की परत के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उसने बॉक्स की जो परत थी ना, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मैंने अंतिम परत को हटाया ताकि कोई कटे हुए किनारे नहीं बचे थे। उड़ान के समय में सिर्फ अब 10 मिनट रह गए थे और जो हवाई अड्डा था वो 5 मील दूर था। मैंने दुखी मिजाज से वापस से उसको डाल दिया और हाथ से ढक्कन को नीचे पकड़ रखा था। अब यहाँ पे जो चीजें हैं, आई सैट इन द बैक, और मैं बॉक्स को बगल में रखकर कार की पिछली सीट में बैठ गया। बैक इन द कार विथ बॉक्स बिसाइड में, ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बासरा लाइक रिकोशेटिंग बुलेट्स। और मैंने बॉक्स को बगल में रखकर कार की पिछली सीट पर बैठ गया और चालक ने एकदम, कह सकते हो कि रिकी चेटिंग को तो गोली की तरह बासरा की सड़कों पर कार को दौड़ाया। विमान के उड़ने का इंतजार कर रहा था। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। आई रस्ट थ्रो इट्स माई infuriate officials. Luckily I sheet booked for me and it was an extreme front. और विमान उड़ने का इंतजार कर रहा था। मुझे व्यतीत अधिकारियों में तेजी से ले जाया गया। सौभाग्य से मेरे लिए बुक की गई जो सीट थी वो फ्रंट की थी बिल्कुल। और मैंने आई कवर्ड अ फ्लोर अराउंड माई फिट विथ न्यूज पेपर, रैंक फॉर अ एयर होस्टेस। सीट बिल्कुल शुरू में थी। मैंने अखबार से अपने पैरों के आसपास के जो फर्श थे उनको ढका। एयर होस्टेस को बुलाया और मैंने मछली का एक पार्सल दिया मिज के लिए, एक ठंडी जगह पर रखने के लिए। आई कवर ड्रिंक फॉर एयर होस्टेस। आई गेव टू पार्सल टू फिश फॉर मिज टू कीप अ कूल प्लेस, ताकि वो ठंडी जगह पे रखें। और आई टुक हर इनटू माई कॉन्फिडेंस अबाउट इवेंट्स ऑफ लास्ट हाफ आवर। मैंने उसे पिछले आधे घंटों की घटनाओं के बारे में अपने विश्वास में लिया। I had retained the most profound admirations that for air hostess she was a very queen and her kind. और मैंने उस एयर होस्टेस के लिए गहरी और प्रशंसा बरकरार रखी। वो बहुत ही ग्रेट थी, महान थी, काइंड थी। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली जो मीनिंग है वो रस्ट है और दूसरा है एडमिरेशन। देखिए, रस्ट का मतलब होता है बिल्कुल स्पीड, एकदम बिल्कुल भयावह तरीका। एडमिरेशन का मतलब होता है प्रशंसा, वंडर फील करते हो, प्लेजर फील करते हो, उसको कहते हो। देखिए, यहाँ पे अगर इन चीजों को समझने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हैं कि जो सीट थी, कार के पीछे जो सीट थी बगल में रख करके बैठ गया। और जो बासरा की जो सीट थी ना, ड्राइवर ने बिल्कुल गोली की तरह दौड़ाई और एयरक्राफ्ट वेट कर रहा था टेक ऑफ करने का। बिल्कुल रश्ड तरीके से मैं वहां पे, और जो वहां के ऑफिशियल्स थे उनको लकीली जो सीट थी वो बुक हो गई थी, वो बिल्कुल एक्सट्रीम फ्रंट पे थी। मैंने जो फ्लोर था उसको न्यूज़पेपर से बिल्कुल कवर कर दिया था और एक पार्सल एयर होस्टेस को बुलाया और मैंने एक मछली का पार्सल दिया मिज के लिए, एक ठंडी जगह पर रखने के लिए। मैंने पिछले आधे घंटे की जो घटनाएं थी उन घटनाओं के बारे में बताया, उसको विश्वास में लिया। मैंने उस एयर होस्टेस के लिए एक गहरी प्रशंसा बरकरार रखी। वो बहुत ही ग्रेट थी और उसने सुझाव दिया। ही सजेस्टेड दैट आई माइट प्रिफर हैव माई पेट ऑन माई नीज एंड कुड बी किस्ड हर हेड एंड डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। उसने मुझे सजेशन दिया कि मैं अपने घुटनों पर जो पालतू जानवर हैं उसको रखना पसंद कर सकता हूँ। और आई कुड हैव किस्ड हर हैंड डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। मैंने बिल्कुल ग्रेटिट्यूड के साथ और उसकी हर हैंड को मैंने चूमा। बट आई नॉट नोइंग ऑटर आई वॉज क्विट अनप्रिपेयर्ड वॉज वॉट फॉलोड। लेकिन उद्बिलाव को जाने बिना मैं आगे होने वाली घटनाओं के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मिज वॉज आउट ऑफ बॉक्स इन अ फ्लैश। मिज एक झटके में
बॉक्स से बाहर निकला। ही डिसअपियर्ड इन अ हाई स्पीड डाउन अ एयरक्राफ्ट, और विमान से नीचे तेज रफ्तार में गायब हो गया। वहां सब चिल्लाना चीखने लगे। देयर वॉज ए स्क्वाड एंड श्रीक, अ वुमन स्टूड अप हर सीट, और एक औरत अपनी सीट पर खड़े होकर चिल्लाई, एक चूहा, एक चूहा। आई स्क्रीम आउट, अ रैट, अ रैट। आई कॉट शाइट ऑफ मिजी टेल डिसअपियरिंग बेनेथ द लेग्स ऑफ पोट्री वाइट अर्बेंडेंट इंडियन, वाइट टर्बन्ड इंडियन। और वहां पे मैंने मिज की पूंछ में एक शानदार सफेद पगड़ी वाले भारतीय के पैर पर नीचे गायब होते हुए देखा। इसे भागते हुए मैं पकड़ न सका। डाइविंग फॉर इट आई मिस, बट आई फाउंड फेस कवर्ड इन करी। Perhaps, said air hostess with most charming smile, it would be better if you resume your seat. I will find animals and bring it to you. So, जब मैंने भागते हुए पकड़ नहीं सका तो चेहरे पर मैंने बिल्कुल हैरान हो गया। सो बिल्कुल जो एयर होस्टेस थी उसने बिल्कुल एक मुस्कान के साथ कहा, बेहतर होगा कि आप अपने सीट पर बैठ जाएं, मैं जानवर की तलाश करूंगी और आपके पास ले आऊंगी। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे कि ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है जिसको आप ग्रेटफुल डेप्थ से आप करते हो। श्रिक का मतलब होता है लाउड क्राई करना, और चार्मिंग का मतलब होता है प्लीजिंग, डिलाइटफुल, उसको हम कहते हैं। सो यहाँ पर उसने कहा, सी सजेस्टेड, उसने कहा कि उसने सुझाव दिया कि आप अगर इसको फिर से समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसने मुझे सुझाव दिया कि मैं जो मेरे घुटने हैं उन पर अपने पालतू जानवरों को रखना पसंद कर सकता हूं, और जो गहराई है, आभार की जो गहराइयां हैं, उनके साथ उसका हाथ चूम सकता हूं। लेकिन उद्बिलाव को जाने बिना कि आगे क्या होने वाली है, उस घटना के लिए मैं तैयार नहीं था। मिस एक झटके में बॉक्स से बाहर निकल गया और विमान में तेजी से रफ्तार में नीचे से गायब हो गया। वहां सब चिल्लाना चीख रहे थे। एक औरत अपने सीट पर खड़े होकर चिल्लाई, एक चूहा, चूहा, चूहा। मैंने मिस की पूंछ को एक शानदार पगड़ी वाले जो भारतीय थे उनके पैरों के नीचे से गायब होते हुए देखा। इसके पीछे भागते हुए देखा, लेकिन पकड़ न सका। लेकिन चेहरे की दाल में मैं सना हुआ पाया मैंने, और आकर्षक मुस्कान के साथ एयर होस्टेस ने कहा, शायद बेहतर होगा, चार्मिंग स्माइल के साथ उसने कहा कि बेहतर होगा कि आप अपने सीट पर बैठ जाएं, मैं जानवर की तलाश करूंगी और आपके पास ले आऊंगी। सो आई रिटर्न टू माई सीट, और मैं आपकी सीट पर वापस कर दूंगी, आपके पास ले आऊंगी। सो आई वॉज craning my neck trying to follow and hunt, when suddenly I heard my feet, and distressed cheaters and recognitions and welcome miss bounded on my knees and began nuzzle my face and my neck. I was, मैं, और मैं अपनी गर्दन को घुमा घुमा कर तलाश करने लगा, देखने की कोशिश कर रहा था, जब अचानक मेरे पैरों पर एक अलग अलग सी आवाज सुनाई दी, रिकॉग्निशन सुनाई दिया, वेलकम। और मिज मेरे घुटनों पर लिपटा और मेरे चेहरे और गर्दन से लिपटना शुरू कर दिया था। देखिए, क्रैनिंग का मतलब होता है लार्ज वेडिंग बर्ड, है ना, उसको हम कहते हैं। रिकॉग्निशन का मतलब होता है जहां पे आप रिकॉग्नाइज्ड करते हो, राइट, वेलकम करते हो किसी का। नजल का मतलब होता है नोज के पास जो होता है, फेस के पास में अपनी नाक को उसने गर्दन से लिपटना शुरू कर दिया था। आई वाउंडेड टू नी बिगन नजल माई फेस एंड नेक। नजल का मतलब होता है लिपटना, थ्रस्ट टू नोज मजल जिसको हम कहते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें चीजों को, अगर यहाँ पे कि आई रिटर्न टू माई सीट, मैं अपने सीट पर वापस लौट आया और मैं गर्दन घुमाकर उसकी खोज करने के लिए देख रहा था, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जब अचानक मेरे पैरों के नीचे मैंने देखा कि स्वागत की एक अलग सी आवाज सुनाई दी। तो मिस ने मेरे घुटनों पर लिपटा और मेरे चेहरे और गर्दन पर लिपटना शुरू कर दिया था। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट।
अब हम बात करेंगे कि फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस फोर्थ पार्ट को समझ सकते हैं। देखिए, थर्ड पार्ट के ट्रांसलेशंस को तो बहुत अच्छी तरीके से समझा और इसको भी हम समझ सकते हैं, बशर्ते आपको क्या करना है, बुक्स अपने पास में रखनी है ना। इससे क्या होता है ना कि आप ट्रांसलेशंस को और बेटर वे में समझ पाओगे। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो जब इस घटना के बाद, इस इवेंट के बाद में, यात्रा के बाद मैक्सवेल और उदबिलाव लंदन पहुंचते हैं, जहां पे उनका एक फ्लैट है, उसके बारे में ये पूरा फोर्थ वाला पार्ट है उसके बारे में। Miz and I remained in London for nearly a month. He would play for hours with selection of toys, ping balls, marbles, rubber fruits, and terrapin shell that I had brought back from his native marshes with ping pong ball, and he invented a game of his own which could keep him engrossed for up and half at the time. अब मिज और मैं करीब 1 महीने तक लंदन में रहे। वहां उसके कुछ चुनिंदा खिलौने, पिंग पोंग, गेंद, कंचे, रबर के जो थे वो फल, वो टेरापिन के साथ खेल के साथ कई घंटे तक खेलता और जिन्हें मैं पैतृक गांव में वापस लाता था। A suitcase that I had taken Iraq to become damaged on a journey home, so that lid when closed remained a slough from end to other. अब हुआ क्या कि वो पिंग पोंग जो था वो स्वयं उसके द्वारा खुद ही मतलब एक निजात किया गया था, आविष्कार किया गया था उस खेल का, जिसमें वो लगभग उस समय आधे घंटे तक तल्लीन रखता था। एक सूटकेस जो मैं इराक से लाया था, जो यात्रा के दौरान घर पर क्षतिग्रस्त हो गया था, ताकि जब ढक्कन को बंद किया जाए तो उसके दूसरे छोर पर ढलान रहे। और Means discovered that if place a ball high and would be run down and length of the suitcase. Means ने अपनी खोज की कि अगर वह ऊपरी सिरे गेंद को अगर रखें तो वो क्या करे, रखता सूटकेस की पूरी लंबाई से वो नीचे चला जाता था, नीचे चला जाएगा और आने की प्रतीक्षा में दूसरे छोर पर जब वो पूछता, he would dash around the other and ambush it arrival, hide from it, crouching to the spring up and take it up, surprise grab it and trot off with it to the high end and once more. इसका मतलब क्या हुआ कि रखता तो सूटकेस की जो पूरी लंबाई है वो नीचे चली जाएगी और उसके आने की प्रतीक्षा में अगर दूसरे छोर पर कूद कर जाता तो उससे छिपता, उछलने के लिए दुबकता और आश्चर्यजनक ढंग से उसे पकड़ता और इसके साथ वो एक बार फिर से कूद जाता। तो यहाँ पर देखिए कुछ मीनिंग्स हैं। इन्वेंटेड का मतलब होता है खोज, निजात करना किसी चीज। डैमेज का मतलब कि यार वो एक तरीके से खराब होना, कोई चीज हार्मफुल हो जाना। ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना, है ना, सडनली, क्विकली जब चीजों को ग्रैब करते हो उसको हम कहते हैं। अगर इन चीजों को देखें और समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि ये जो घटना है वो जब वो लंदन पहुंच जाता है तो उनका जहाँ पे फ्लैट है वहां से स्टार्ट होता है ये फोर्थ पार्ट। और मिज और मैं करीब 1 महीने तक लंदन में रहे। वहां कुछ जो चुनिंदा खेल हैं उनमें से पिंग पोंग की गेंद, कंचे, रबर के जो हैं वो एक टेरपिन के खोल के साथ में कई घंटे तक खेलता था। और इसके साथ में अगर मैं बताऊं तो जिन्हें मैं अपने पैतृक गांव से वापस लाया था टेरपिन, उसके साथ वो खेलता था। पिंग पोंग की गेंद के साथ उसने खुद का ही एक इन्वेंट किया हुआ था गेम उसने, और उसमें आधे आधे घंटे तक तल्लीन रहता था। और एक सूटकेस जो मैं ईरान से लाया था वो डैमेज हो गया था और क्षतिग्रस्त हो गया था। मतलब जब ढक्कन ताकि जब ढक बंद किया जाए तो उसका जो दूसरा छोर है उसमें दूसरे छोर तक जाने के लिए ढलान रहे। और मिज ने डिस्कवर किया था ये एक ऐसी जगह है जहां पे वो अगर वो ऊपरी सिरों को गेंद को अगर वो रखता था तो क्या होता था कि जो सूटकेस है उसकी पूरी लंबाई नीचे चली जाती।
और उसकी आने की प्रतीक्षा में जब वो कूदता था तो उसे छिपता और उछलने के लिए दुबकता था उसके ऊपर, और अचानक से उसको ग्रैब करता था, पकड़ता था, और इसके साथ ही जो ऊपरी सिरे थे वो एक बार फिर कूद जाता था। तो ये उसका खुद के द्वारा निजात किया गया था गेम था। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम अ लीड प्रीशियली एज ही हैड बीन अ डॉग। घर के बाहर मैं एक डंडे पर अभ्यास करता, ठीक से यदि वह एक डॉग होता, कुत्ता होता। Miss quickly developed a certain compulsive habits on these walks in the London streets, like rituals of children who, on their way and from school, must place their feet squarely on the center. Each pawing blocks must touch every seventh upright of the iron railing or pass outside the every second lamp post. मतलब मिज जो था, घर से जब मैं बाहर एक डंडे पर अभ्यास करता था, ठीक यदि वो एक कुत्ता होता तो मिज ने जल्दी से लंदन की जो सड़कों पर घूमते हुए कुछ, कहते हैं ना कि उसने कुछ रिचुअल्स विकसित किए, है ना। रिचुअल्स का मतलब होता है जिनको बाध्यकारी जो चीजें हैं वो, जैसे स्कूल आते और जाते हुए बच्चों को अपने पैरों को फर्श के प्रत्येक ब्लॉक का जो सेंटर पर रखना चाहिए, और जो लोहे की रेलिंग है उसके जो सेवंथ खंबा जो है बना हुआ है उसको छूना चाहिए, और हर दूसरे लैंप पोस्ट के बाहर से गुजरना चाहिए। इस तरीके से उसने कुछ हैबिट्स बिल्डअप कर रखी थी। अपोजिट माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल अलोंग विथ फ्रंटेज रन अ लो वॉल सम 2 feet हाइट। और मैं आपको बता दूं कि जो प्राइमरी स्कूल था जिसके बाहर एक कम ऊंचाई, लगभग 2 फीट ऊंची दीवार थी, मैं अपने घर से आते हुए लेकिन घर जाते हुए कभी नहीं, मिस मुझे इस दीवार के सहारे खड़ा कर देता और उस पर कूद जाता, और लगभग जो 30 गज की लगभग जो हाइट है, ऑन हिज वे बट नेवर ऑन हिज आउट, मिस वुड टग मी टू द वॉल, जंप ऑन इट and galloped full length 30 yards to hopeless distractions both peoples and staff within. On this way home, और घर, अपने घर आते हुए, और लेकिन घर से जाते हुए कभी नहीं, मिज ने मुझे इस दीवार के सहारे खड़ा कर देता था और उस पर कूद जाता था, और लगभग आप कह सकते हो कि 30 गज की जो दूरी थी पूरी लंबाई पर सरपट एकदम भागता था, और निराशाजनक तरीके से जो स्टूडेंट्स होते थे, जो स्टाफ होते थे, उन दोनों का ध्यान भटकाता था। कुछ चीजें हैं यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। प्रीसियसली का मतलब होता है एग्जैक्टली, जैसा कि चला हुआ आ रहा है। रिचुअल्स का मतलब होता है कि एक सिस्टम, एक बिल्कुल बाध्य सिस्टम जिसको आप कहते हो, कलेक्शंस ऑफ रिलीजियस की तरह, धर्म की तरह जिसको लोग मानते हैं। टग का मतलब होता है कि फोर्स लगाना, एफर्ट करना, उसको हम कहते हैं। तो अगर इन चीजों को देखा जाए और समझने की कोशिश करी जाए तो चीजों को आसानी से समझा जा सकता है कि घर के बाहर में एक डंडे पर एक्सरसाइज करता था, उसको लीड करता था, ठीक उसी तरीके से जैसा कि वो अगर एक कुत्ता होता। मिज ने जल्दी से ही लंदन की जो सड़कें थी उस पर घूमते हुए कुछ रिचुअल्स हैबिट्स को डेवलप किया, और स्कूल से आते और जाते हुए बच्चों के पैरों को जो फ्लोर था उसके प्रत्येक ब्लॉक्स पर सेंटर पर रखना चाहिए, और लोहे की जो रेलिंग थी उसके हर 7th जो खंबे हुए थे उनको छूना चाहिए, और हर दूसरे लैंप पोस्ट के बाहर से गुजरना चाहिए। तो फ्लैट के सामने एक सिंगल स्टोरी की जो एक प्राइमरी स्कूल था जिसके बाहर में एक कम हाइट की, आप कह सकते हो कुछ 2-1 फुट की दीवार थी। आते समय वो क्या करता था, जाते हुए कभी भी नहीं, मिज मुझे दीवार के सहारे खड़ा कर देता था,
और उस पर कूद जाता था। और लगभग आप कह सकते हो कि 30 गज की दूरी थी लगभग, और वहां से वो उस लंबाई के साथ में सरपट एकदम से भागता था। और आप कह सकते हो कि एक होपलेस मतलब निराशाजन तरीके से जो स्टूडेंट्स थे उनको, जो स्टाफ था वो, उन जो कर्मचारी थे उनका ध्यान भटकाता था वो। और यही चीज थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले पैसेज में लिखा है, इट इज नॉट I suppose in the way strange that average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as what kind of animal this might came as surprise to me. मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से अजीब तो नहीं है, लेकिन एक जो लंदन वासी लोग हैं उनको उद्बिलाव को नहीं पहचानना चाहिए, लेकिन अनुमानों की जो विविधताएं हैं, जैसे कि वो किस तरीके का जानवर होगा, मेरे लिए वो एक आश्चर्यजनक रूप में आया, वो सरप्राइज टू मी। Otter belong to a completely small groups of animal like mustelines shared by the badger, mongoose, weasel, stole, mink and others. जो उद्बिलाव होते हैं ना, वो उनके जो तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो वो छोटे समूह में रहते हैं जिन्हें हम मस्टेलिन्स कहते हैं, और जिसमें बिज्जू होता है, नेवला होता है, स्टोंट होता है, मिंक होते हैं। इनके द्वारा इनका कंपेयर किया जाता है, इनसे वो साझा किया जाता है। और मेरे आई फेस्ड अ कंटिन्यूअस बैरेज ऑफ कंजेक्चरल क्वेश्चंस दैट स्प्रेड ऑल द मस्लिनियस but the otter more random guess hit and baby seal and a squirrel. मैंने लगातार, आप कह सकते हो कि जो अनुमानित क्वेश्चंस हैं, निरंतर बौछारों का सामना करना पड़ा, जिसने उद्बिलाव को छोड़कर सभी मुस्तिलिन्स के बारे में पूछा। और एक यादृच्छिक जो अनुमान आप कह सकते हो उसके बारे में है, सील और स्क्वायरल के बारे में, रैंडम गेसेस ऑन बेबी सील्स एंड स्क्वायरल्स। और लोगों को आप कह सकते हो कि एक अनुमानित एक सील के बच्चा या फिर एक गिलहरी पर था, लोगों को यही लगता था। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजन भी जो होते हैं वो अजन जो अनजान होता है, कंडीशन जहां पे आप डरते हो प्राइवेसी को लेकर के, केयरफुली गाइडेड प्राइवेसी। स्टोर्ड का मतलब होता है एलोकेट, अलॉट होना। बैरेज का मतलब होता है ओवरवेलमिंग क्वांटिटी, एक्सप्लोजन में ज्यादातर जो लोग लगातार चीजों को आप पूछते हैं, फेस करते हो आप उन चीजों को, उनको हम कहते हैं। अब एक चीज जो यहां पे समझना पड़ेगा कि इट इज नॉट इजी, ये आसान नहीं है। इट इज नॉट आई सपोज, मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से अजीब नहीं है। और इसको फिर से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो वो कह रहा है कि वो किसी भी तरीके से अजीब नहीं है, कि जो औसत एवरेज जो लंदन के लोग हैं वो उद्बिलाव को नहीं पहचानना चाहिए, लेकिन अनुमानों की जैसे कहते हैं ना विविधता हो, और वहां पे यह किस तरीके का जानवर होगा, मेरे लिए एक आश्चर्यजनक रूप में आया। ज्यादातर लोग उद्बिलाव जानवरों की तुलना में छोटे समूह जानवरों से संबंधित है, जैसे कि जिसे हम मैस्टलिन्स कहते हैं, जिसमें बिज्जू हो जाता है, नेवला होता है, स्टोट मिंक होते हैं, अन्य इसी तरीके से साझा किया जाता था। जो अनुमानित जो प्रश्न थे उनकी लगातार बम्बार्डिंग, बौछार का सामना करना पड़ा, और उद्बिलाव को छोड़कर सभी मुस्तिलिन्स ने के बारे में पूछा। और एक यादृच्छिक अनुमान से लोगों ने एक सील के बच्चा या फिर एक गिलहरी के बच्चे की तरह है, और कोई पूछता था कि ये वॉलरस है क्या महाशय, इज दैट सम वॉलरस मिस्टर्स, reduce me and giggles outside a dog, so I heard a hippo. So मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया, मैंने कुत्ते के शो के बाहर मैंने एक हिप्पो सुना। और a beaver, a bear club, a leopard, and apparently he had changed its spots, and Brunter's miss was anything but otter. और आप कह सकते हो कि किसी ने कहा कि क्या एक वॉलरस है क्या, मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया। मैंने एक कुत्ते के शो के बाहर मैंने एक हिप्पो सुना। उद्बिलाव एक भालू, शावक, तेंदुआ एक निश्चित तौर पर धब्बे बदल लिए थे, और ब्रोंटोज और मिजर्स कुछ, लेकिन कुछ उद्बिलाव भी था।
but questions which awarded highest score came for the laboratory digging at the whole of the street. और अब मैं आपको बताऊं कि इस पूरे क्वेश्चन का, लेकिन जिस सवाल को सर्वोच्च अंक दिए गए वो एक मजदूर ने पूछा जो कि गली में गड्ढा खोद रहा था. I was still, I was still from him. He laid down his tools and put his hands, his hips, and began straw nearer and saw his expression, surprise and affront, and he would have to know he was not upon whose play jokes. और आपको मैं बताऊं कि अभी वो मुझसे दूर था. उसने क्या किया कि जो फार्मर था उसने दूर था, वो अपना जो उपकरण था उसको नीचे रखना, अपने कमर पर उसने हाथ रखा कूलों पर और घूरना शुरू कर दिया. जब मेरे वो नजदीक पहुंचा तो उसने आश्चर्य और अपमान की अभिव्यक्ति से देखा, जैसे कि वो मुझे जानता होगा. वो एक मजाक जिसका मजाक नहीं बनाया जा सकता था, वो बिल्कुल बराबर में आ गया. ही केम abreast of him and spat glad and glowed out, "Hey mister, what is that supposed to be?" वो बराबर आ गया और बैठा कहा, ओ तेज से चिल्लाया, अरे महाशय ये क्या है. दैट सपोज टू बी, अरे ये क्या है महाशय. राइट. तो ये है पैसेज. और यहाँ पे दो चीजें हैं. एक तो अपेरेंटली का मतलब होता है जैसे कि आप जानते हो, मतलब एज फॉर एज कैन नोन सपोज्ड उसको हम कहते हैं. और हिप्स का मतलब होता है जो कूले होते हैं ना, उसको हम कहते हैं कमर के पास का जो हिस्सा है, कूले, हिप्स पे हाथ रखना. आपने देखा होगा ऐसे कमर पे हाथ रख करके लोग देखते हैं, इंतजार करते हैं. उसी तरीके का कुछ सीन था. और ब्रेस्ट का मतलब है साइड बाय साइड, बराबर, बिल्कुल बिसाइड, एकदम अदर ही लाइन पे आ गए. एवरेस्ट का मतलब वही होता है, बिल्कुल लगभग बराबर आना, उसको कहते हैं. अगर हम इन चीजों को देखें और समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि किसने बोला कि ये वॉलरस है क्या मिस्टर, और गीगल किया, आउटसाइड देखा, एक डॉग का सोता उसके बाहर, उसने सुना था हिप्पो. तो उसने अ व्यूअर बियर अ लियोपार्ड, किसने कहा लियोपार्ड है क्या, अपेरेंटली चेंजेस द स्पॉट की जगह चेंज करी उसने. और ब्रोंटोसॉर मिजी वॉज एनीथिंग बट ऑटर, उसने कहा कि कुछ नहीं, एक उदबिलाव है. बट द क्वेश्चन फॉर, लेकिन जिस सवाल को जो सबसे ज्यादा मैंने हाईएस्ट स्कोर दिए वो एक लेबरर जो कि गड्ढा खोद रहा था सड़क के किनारे, उसको मैंने दिया. उसने अपने जो सामान था उसको नीचे रखा और कूले पर हाथ रखा और घूरना शुरू कर दिया. जब नजदीक पहुंचा तो आश्चर्य से अपमान और व्यक्ति दोनों ही चीजें थी उसके अंदर, जैसे कि वो मुझे जानता होगा. वह कि मजाक नहीं बनाया जा सकता था उसका. वो बिल्कुल मेरे बराबर में आ गया और बैठा और देखा, फिर तेजी से चला, अरे महाशय ये क्या है. देखिए ये था हमारा फोर्थ पार्ट. और अब तक मैंने इस चैप्टर के अंदर जो ट्रांसलेशंस हैं और जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनको डिस्कस करें. अब मैं इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, उसको मैं डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा इस चैप्टर के बारे में. तो चलिए उन क्वेश्चन आंसर को भी देखते हैं. सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक्स Chemospherina would be suitable for? So Maxwell thought it was better to keep an otter inside a dog Chemospherina ringed by water very short distance from the door would be eminently suitable spot for the experiment. And second one, why does go to Basra and how long does he waited there and why? तो यहाँ बताया है कि मैक्सवेल बासरा जो कि टू कॉन्सुलेट जनरल के वहां पे जो मेल का इंतजार कर रहा था, वो आंसर्स को कलेक्ट करना था यूरोप से. ही हैड वेट फॉर 3 days, 3 दिन तक इंतजार किया, लेकिन वेटिंग पीरियड उनका 5 दिन 5 दिन का था, वो टाइम पे नहीं पहुंच पाए. उसने बुक किया 24 आवर्स पहले एडवांस में. ये सारी चीजों को मैं समझा चुका हूँ चैप्टर के अंदर. सो यहाँ पे केवल मैं एक ओवरव्यू हल्का सा दूंगा और आंसर्स को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. There, he tried to make telephones call, but telephone was not working properly on the first day. Next day, it was some public holiday, so it was not operational. Finally, after tortoise wait for 5 days, mail arrived. So why was otter named Maxwell Otters?
सो ऑटर वॉज रेस प्रीवियसली अननोन, द साइंस वॉज लेंथ नेम जियोलॉजिस्ट, जिसका नाम कुछ इस तरीके से मैक्सवेल ऑटर, जो कि एक प्रजाति है। हाउ डज ही गेट ऑटर, डज ही लाइक इट, पिक द वर्ड्स इन टेल यू। देखिए जब वो फाइनली उसको मेल रिसीव हुआ, वो वेटिंग कर रहा था 5 दिन के लंबे से ही, कैरी टू बेडरूम रीड, वो बेडरूम में आया पढ़ने के लिए। तो उसने देखा कि 2 अरब के लोग हैं, वो फ्लोर पे बैठे हुए। बिसाइड द सैक ही स्क्वैम्ड फॉर द टाइम टू टाइम, दे हैंडेड हिम अ नोट, फ्रेंड एंड से हैड सेंड टू ऑटर, yes, like otter. We know that because of use the term otter fixations to refer to the feeling towards the otter. He felt the otter fixation, strong attachments toward the otter was something it was said by the most of the people had owned one. वो उसके बारे में बताया। यहाँ पे कंप्लीटली अपने वर्ड्स में मैंने बताया कि क्या है कहानी, कैसे उसको मिला, बोरे में बंद था वो। तो 2 लोग जो थे अरब, वो लाके छोड़ गए थे इसको वहां पे। 5 दिन बाद उसने इंतजार करने के बाद, हाउ इज द मिजी ट्रांसपोर्टेड, कैसे वो इंग्लैंड गया। मैक्सवेल को डर था ट्रांसपोर्ट करने में इंग्लैंड से, जब वो जा रहा था। उसने फ्लाइट बुक करी पेरिस, फिर उसके बाद लंदन की एयरलाइंस ने इंसिस्ट किया था कि भैया इसको 18 इंच के ज्यादा के स्क्वायर बॉक्स में आप पैक नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें थी और उसने अपने पैरों के नीचे लग करके लाया था। वॉट डिड मिजी डू द बॉक्स, व्हेन मैक्सवेल केम आफ्टर हैविंग अ हरीड एंड मील, ऑब्जर्व कंप्लीट साइलेंस, देखा कि वहां पे कंप्लीटली साइलेंस है, बॉक्स के अंदर ब्लडेड है, ट्रिकल्ड है, सूखा हुआ खून है। मिस डिडंट फाइंड द कंफर्टेबल टू बी सो, ट्राइड एस्केप, मिस वहां पे कंफर्टेबल नहीं था, वो भागना चाहता था। इन द अटेम्प्ट एस्केप मिस इनटू मेटल लाइनिंग एंड बॉक्स शेडेड, एज रिजल्ट हर्ट इटसेल्फ, रिजल्ट स्टार्टेड ब्लीडिंग, उसने अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया था जिससे कि ब्लीडिंग होने लगी थी उसे। व्हाई इज मिस स्पीसीज नोन एज अ वर्ल्ड मैक्सवेल ऑटर, मैक्सवेल ऑटर आप कह सकते हो कि ऑटर वॉज अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस एंड इट वॉज अ लेंथ नेम जियोलॉजिस्ट लुट्रोलॉजिकल परसिलाटा मैक्सवेल ऑटर। What are some of things were come to know about otters from this text? तो ये है otter belongs to completely small groups animals called mistletoe, said by the badger, mongoose, इन सारी की कैटेगरी के अंदर आता है। और प्रीवियसली साइंस के लिए वो अननोन था, लेकिन जियोलॉजिस्ट ने उसका इस मैक्सवेल ऑटर, दे फाउंड द लार्ज नंबर्स ऑफ मार्सेस। So what guess did Londoners make about Miss? मिस क्या था लंदन वासियों को क्या लग रहा था। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग कंटिन्यू वो जो क्वेश्चन थे वो उसको फेस कर रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे कि यार ये क्या है, उसको पहचान नहीं पा रहे थे। डिफरेंट लोग डिफरेंट गेस कर रहे थे। सम सेम बेबी सील, कुछ स्क्वायरल, कुछ वॉलरस, कुछ हिप्पो, कुछ वेवर, वियर कप, लियोपार्ड, वेनोस्ट्रस। तो ये सारी चीजें वो गेस कर रहे थे उसके बारे में जो लंदन के वासी थे। अब यहां तक मैंने आपको कंप्लीटली क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर दिया और आई होप कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को कंप्लीटली आपने सीखा और समझा है। अगर आपको कोई सुझाव या सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।